गर्मी चालू हो गई है। क्लास अभी छुट्टी की देर हो गई है। क्लास अभी छुट्टी किसकी थी? क्या पढ़ाना है? अच्छा, ईसीएस सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा देंगे। हाँ, कंसंट्रेशन सेल पढ़ा दिए थे ना? कंसंट्रेशन सेल पढ़ा दिए थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से स्टार्ट है। हाँ बच्चों, हाँ यार, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, नहीं नहीं, तबीयत ठीक है, मगर क्या है ना, मैं सोता लेट हूँ हमेशा, और आजकल मेरी पहली क्लास लग रही है, तो पहली क्लास लग रही है तो 7 बजे जगना पड़ता है, तब 8:30 बजे यहाँ क्लास लेने आता हूँ। तो ये हाँ, तो ये तो इस वजह से थोड़ा सा रहता है, मगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1:30 से 2 बजे तक, 1 से 2 के बीच में सो जाता हूँ मैं। है? अभी वो एज नहीं आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नींद हमेशा पूरी ले। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। आपको कंडक्टेंस पूरा पढ़ा दिया, कंडक्टेंस के खूब क्वेश्चन लगाओ। आपको सेल पूरा पढ़ा दिया, सेल के खूब क्वेश्चन लगाओ। कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, इसकी गारंटी मेरी है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ये भी मैं कह रहा हूं, सब पढ़ा दिया है। आप सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, जो ना हो मेरे से पूछ लो आके। और ऐसा रेयर होगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें तुम्हें ये समझ में आ जाए कि यार इसमें कोई अलग सा कॉन्सेप्ट लगा है, या तो वो क्वेश्चन गलत होगा, ये गलत तरीके से सॉल्व किया गया होगा।
नहीं तो सारे टाइप आपको पढ़ाए हैं, सब पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी करा दिए हैं, अलग अलग कैटेगरी बांट बांट के। कैटेगरी बांट बांट के इसलिए करा दिए जैसे तुम्हें पता चले इतनी तरह की वैरायटी होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। 2 क्लास तो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही पढ़ाया है ना, तो उतनी वैरायटी है, आप उसको कर लो। अब हम तीसरे पोर्शन में एंट्री मार रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में एंट्री मार रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस से पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से इजी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक हैवी कॉन्सेप्ट है, इतने पॉइंट हैं कि बच्चों को ध्यान रखने में टफ रहता है। ऊपर से उसमें थर्मोडायनेमिक्स भी यूज हो रही है पैरेलल में, और साथ साथ में आयनिक इक्विलिब्रियम भी यूज हो रहा है। यहाँ बहुत सिंपल चलता है, ठीक है। आप देखना 2 मिनट में समझ जाओगे, 3 मिनट में कर दोगे। और अभी हम लोग क्लास खत्म होते होते सब खत्म हो रहा होगा। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज तो नहीं होगा क्योंकि बैटरी एट्री पढ़ाने में थ्योरी रहती है, तो पढ़ाने में लिखना भी पड़ता है उसमें, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। इसमें तो कम टाइम लगेगा क्योंकि इसमें समझाना है, समझदार तुम ही हो, और क्वेश्चन प्रिंटेड रहते हैं तो टाइम कम लगेगा। अच्छा अब पढ़ा देता हूं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस सीरीज की सीरीज है। आपको मैंने बताया कि यार जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो एनोड है कि नहीं। अब प्रॉब्लम आई कि यार बच्चों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डज नॉट मेजर। तो यार हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे मेजर करते चले जा रहे हैं, हम हाफ सेल का पोटेंशियल लिख के आए हैं। भाई सेल का पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस है, मगर हाफ सेल का पोटेंशियल तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो लगातार फिजिक्स वाले गुस्सा कर रहे थे कि यार हम लोग खोजे नहीं पा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले कुछ भी कर देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का ही पोटेंशियल खोज के बैठे। तो अब उस बात को रिवील करने का टाइम आ गया है कि ये जो हम लोग ने चमत्कारी काम किया है केमिस्ट्री वालों ने, ये किया कैसे है। तो जरा गौर समझिएगा किया कैसे है। देखिए आपको शायद एक कल क्वेश्चन भी कहा होगा कि मैं बताऊंगा नहीं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मेंशन किया होगा मगर रीजन नहीं बताया होगा। अब बताऊंगा, आज पढ़ लाया हूं ना। देखो ई सेल इक्वल टू होता है ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही तो पढ़ाया है। अब प्रॉब्लम ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, तो यार किसी हाफ सेल का पोटेंशियल काउंट कैसे करें, है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक जुगाड़ बैठा ला। कैसा जुगाड़ बैठा ला जरा समझो। यदि किसी एक का 0 कर दो तो अपने आप जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू का पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। सपोज करो मैंने इसको 0 कर दिया, जब इसको 0 कर दिया तो जरा देखो इक्वेशन क्या आ गई, ई सेल स्टैंडर्ड इक्वल टू, तो जो सेल पोटेंशियल आएगा वही क्या होगा, इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको 0 मान लिया है, अपनी तरफ से 0 डाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया जैसे हाफ सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सके, नहीं तो फिजिक्स वालों ने तो पढ़ाई दिया था कि आप जो भी पोटेंशियल पढ़ रहे हो वो पोटेंशियल डिफरेंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो हम लोग तो केमिस्ट्री में तो कुछ भी पॉसिबल है, जादूगिरी रहती है, कुछ दिखता नहीं है मगर होता सब कुछ है जादू है। हाँ तो वहां मन की आंखें यहां पर भी यूज करनी। तो केमिस्ट्री वालों ने कहा तुम नहीं बता पा रहे हो मगर हम लोग कोई जुगाड़ निकाल ही लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक हाफ सेल के पोटेंशियल को अपनी तरफ से 0 डाल दिया। जैसे ही 0 डाला तो सेल में जो वोल्टेज आ रहा होगा वो दूसरे वाले हाफ सेल का पोटेंशियल बन गया, दूसरे वाले हाफ सेल का पोटेंशियल बन गया। ये देखो अब क्या हुआ, ऐसा करते चले गए, एक को 0 डालते चले गए, तो ये हुआ 0 किसको सेलेक्ट करोगे, ये भी तो बात है ना कि 0 सेलेक्ट किसको करोगे। तो उसमें चुना गया किसको, उसमें चुना गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चुना गया, कहा गया वो हाफ सेल ये है जिसको हम लोगों को 0 डालना है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल,
की वैल्यू 0 होती है। होती नहीं है, हम लोगों ने सपोज करके यहां डाली है। और ऐसा किस लिए किया है? जैसे बाकी हाफ सेल के पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में काउंट कर सके, जैसे बाकी हाफ सेल के पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में काउंट कर सके। तो हम लोगों ने इसको सपोज यहां पर किया है। इसी वजह से मैंने कहा था कि बताऊंगा नहीं क्यों, अब मैं बता रहा हूं इसको क्यों सपोज किया गया था। इसको इसलिए सपोज किया गया था जैसे हम बाकी हाफ सेल का पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में काउंट कर पाए, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो जो एरर आ रहा होगा बहुत कम आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए इसको सपोज किया गया था। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हाफ सेल को 0 सपोज किया गया, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो। क्यों? कभी हाइड्रोजन वाला हाफ सेल ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा, कभी वो रिडक्शन की तरह काम करेगा, है कि नहीं? वो तो कॉम्बिनेशन बनाने पे होता है ना। तो कभी हाइड्रोजन का हम किसी मेटल के साथ बनाएंगे तो हाइड्रोजन रिडक्शन होगा, किसी किसी में वो ऑक्सीडेशन भी होगा। तो इसीलिए उसके ऑक्सीडेशन हो या उसका रिडक्शन हो, दोनों को 0 सपोज कर लिया। और अब हमने क्या किया, सभी हाफ सेल का पोटेंशियल निकाल लिया। अब जब सबका मिल गया तो बोला गया भाई अब इनका क्या करोगे? तो केमिस्ट्री में तो एक ही चीज चलती है, इंक्रीज डिक्रीज। पूरी ऑर्गेनिक में यही करते हो, इंक्रीज डिक्रीज। तो फिर यही कर दिया, एक से ज्यादा चीजें आई, इंक्रीज डिक्रीज। तो इन्होंने क्या किया, इसकी एक सीरीज बना दी। उस सीरीज का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। आपकी एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखी है, मगर हम उनकी बात नहीं मान के इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखेंगे अपने फायदे के लिए। फिर से सुन लो, एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखी है, मगर हम किसकी लिखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर की। तो जरा इसके बारे में थोड़ा और आपको बताते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने कहा कि ये सीरीज क्या है, तो जो बातें बोली उसको लिख देता हूं। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल, रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर is known as electrochemical series। ठीक है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब हम कौन सी सीरीज निकालेंगे? हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर की। ठीक है, हम किसकी लिखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर की। तो पहला पॉइंट ये हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बेस माना गया है और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होता है। इसी वजह से इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं क्योंकि इसके रेफरेंस में ये सब काउंट किया गया है। ये जितनी भी सीरीज है इसके रिस्पेक्ट में है। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड को 0 माना गया है, नॉर्मल को 0 नहीं माना गया है। स्टैंडर्ड को 0 माना गया है, नॉर्मल को 0 नहीं माना गया है। सपोज ये किया गया है, सिर्फ इसको सपोज किया गया 0, इसको 0 नहीं सपोज किया गया। ठीक है, अब ये सीरीज क्या है? अब इस सीरीज को पढ़ते हैं। तो देखो, इस सीरीज को पढ़ने से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं, जैसे आप समझ पाए कि सीरीज है क्या। देखो, सीरीज का इंपॉर्टेंस है, हमें सीरीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि सीरीज पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। अभी खूब क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। यदि वहां तक पहुंचे जहां तक मुझे समझ में आता है कि आज पहुंच जाएंगे, तो 12 होंगे या 13 होंगे टोटल। तो जरा देखो क्या करना है, कैसे करना है, समझाता हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले एक कहानी क्या है। 3 फ्रेंड थे, जैसे देखो सब बच्चे ग्रुप में ही बैठते हैं, है ना।
ये 3-4 बच्चे ग्रुप में बैठते हैं, ये 2-3 बच्चे ग्रुप में बैठते हैं, पीछे वाले ग्रुप गायब है, उसके साथ देखो एक बच्चा ग्रुप में बैठता है, टोपी वाले के साथ वो उधर जो जैकेट वाला है ना। तो अपने अपने ग्रुप में बच्चे बैठते हैं, कोई गलत बात नहीं है, सबके अपने अपने दोस्त हैं, ठीक है। तो हर एक के दोस्त होते, उसी तरह से 3 फ्रेंड थे। कौन कौन? बाबा सहगल, कुमार सानू और मोहम्मद अली। बाबा सहगल कौन है? पॉप सिंगर है, पंजाब का, बहुत पुराना है ना, आदिकाल मतलब हमारे जमाने में, ठीक है। दूसरा कौन है? कुमार सानू, ये भी सिंगर है, ठीक है। और मोहम्मद अली यूएस के बॉक्सर है मतलब अब एक्सपायर हो गए, 4-5 साल हुए, और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे, बहुत बड़ा नाम था उनका, मोहम्मद अली। तो 3 फ्रेंड थे, कौन कौन? बाबा सहगल, कुमार सानू और मोहम्मद अली, ठीक है। अब जब बॉयज फ्रेंड होते हैं तो उनका अलग वो चलता है, खाना पीना उड़ाना, 3 ही काम है और कोई काम है नहीं। तो देखो कौन कौन से फ्रेंड थे? बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। खाते थे पीते थे और पैसे तो थे ही भाई, उड़ाते थे अपना। तो जब खाएंगे पिएंगे तो आपको बायोलॉजी में तो पढ़ाई दिया गया है कि ज्यादा खाना और ज्यादा पीने से 2 ही जगह पे इंपैक्ट आएगा, एक लीवर एक किडनी, है कि नहीं? है कि नहीं? यही तो पढ़ाया है। तो देखो, तो क्या हुआ, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली अपना खूब खाते पीते थे, तो उनकी लीवर और किडनी पे इंपैक्ट आ गया। तो डॉक्टर ने कहा भाई इन दोनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है यार करा लेते हैं। अब मैं बता रहा हूं 2000 के आसपास की बात, तो 2000 के आसपास अच्छे हॉस्पिटल या तो दिल्ली में होते थे या मुंबई में होते थे, अब तो हर सिटी में अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है यार चलो एक काम करते हैं, मुंबई चलते हैं और अपना ऑपरेशन ऑपरेशन कराते हैं। तो भाई गए, हाँ मुंबई पहुंचे, मुंबई पहुंचे, डॉक्टर तो जानते ही हो ऐसे ही होते हैं सब, ठीक है, शकल देख के इलाज करते हैं। जैसे हम लोग जैसे पहुंच गए तो एक के साथ एक फ्री कर दो इनकी किडनी, एक ऑपरेशन से निकाली, एक अपने मन से निकाल ली, बेचनी है। तभी मैं किसी भी बच्चे के पास जाके इलाज नहीं कराता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ डांटता हूँ। अब उसने कहा अच्छा बेटा अब फंसे आप, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ बीमार हुआ तो मैं 3 दिन तक तो मैंने अपने स्टूडेंट को फोन नहीं किया, इधर उधर से दवाई ली खाई। चौथे दिन मैंने कहा यार कैसे करूं, पटना में ज्यादा जानता नहीं था, तो मैंने उसको फोन कर दिया, मैसेज डाला, तो उसका फोन आया, तो मैंने उसको बताया कि ये दिक्कत है, ऐसा फीवर आ रहा है। कहते सर कुछ दिक्कत नहीं है। हमने कहा अच्छा यहाँ तो मेरी हालत खराब है, तुम कह रहे हो? कहते सर कुछ दिक्कत नहीं है, ये लो और बस खा के सो जाओ, अब टेंशन ना लो, 4 दिन तक यही खाते रहो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, 4-5 दिन खाया मैंने, ठीक है। उसने अपना जो भी डॉक्टर थे, अभी तो वो मान लो एमबीबीएस करके एमडी कर रहा है, तो उसने मुझे दवा दी, मैं ठीक भी हो गया, ठीक है। जब मैं ठीक हुआ वैसे ही वापसी में तरुण सर आ गए, वो भी कुछ लेके चले आ रहे थे दिल्ली से, फिर हमको बीमार कर दिए। एक बार पहले मैं आया, मैं बिल्कुल फ्रेश आया था, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल ठीक आया था। एमडी सर आए, उन्होंने निपटाया मुझे पहले, ठीक है। फिर मैं थोड़ा ठीक हुआ तो तरुण सर वापस दिल्ली से आए, उन्होंने निपटा दिया। फिर मैं 1 हफ्ते के लिए निपट गया। हाँ 15 दिन, वो तो एमडी सर बेचारे, ठीक है। तो 15 दिन मैं निपटा रहा, 15 दिन में उसने मुझे 2 बार दवाई दी, ठीक है, और हर बार एक ही बात की सर ठीक है। फिर जब टेस्ट हुए तो उसमें निकला टाइफाइड, कहता सर थोड़ा सा टाइफाइड है। हमने कहा यार मुझे तो दिक्कत हो रही है, कहता कुछ मत करना, सिर्फ ये 5 दवाई खाना, ज्यादा दवाई मत खाना। 5 दिन मैंने फिर दवाई खाई, फिर जाके मैं ठीक हुआ हूँ। तो बच्चे की दवाई से ही ठीक हुआ हूँ, डॉक्टर की दवाई तो मैंने ली नहीं, सिर्फ एक दिन डॉक्टर के कंसल्टेंसी ली थी तो मुझे फील नहीं आया, ऑनलाइन लिया था तो मुझे लगा कि यार ये फर्जी पने की बातें कर रहा, मजा नहीं आ रहा, मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है ना। क्यों भाई, इतना तो हम भी जान गए क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, तो बच्चे तो खुल के बताते ना कि सर देखो 4 दवाइयां फर्जी में दी जाएंगी, उनका कोई काम नहीं होगा, आपको सिर्फ इतनी ही खानी है। तो उसने तो मुझे बताया था, तो मैंने बताया यार ये बताया, तो उसने कहा सर ये सब फर्जी है, आप सिर्फ 2 दवाई याली खाओ, ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उस पर भी मुझे शक होता है कि अभी तो पढ़ा ही रहा है, पता चला पढ़ रहा है मगर अभी अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, तो वो निपटा दे। तो मैंने कहा दोनों दोनों की कंसल्टेंसी ले लो, तो मैंने उसकी भी ली उसकी भी ली, और दोनों के हिसाब से फिर मैंने दवाई खाई, क्योंकि हाँ
हाँ, तो उसके तो बच्चों का क्या मामला है ना कि भाई उन्होंने कहा सर 1 साल आपने जीने नहीं दिया था मुझे, अब मैं आपको भी जीने नहीं दूंगा, इतनी जल्दी ठीक नहीं करूंगा मैं तुम्हें, अभी तो पैसे लूटने बाकी है। तो इसलिए मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ कि हाँ जब कहीं फंस जाऊं तब पूछो। बच्चे पैसे कहाँ लेते हैं। हाँ, उनकी सबसे अच्छी बात होती है कि 24 घंटे में चाहे जब फोन करो, जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक चाहे जब फोन करो। उसके बाद थोड़ा सा होता है कि हाँ सर फोन किया तो 3 घंटे बाद आ रहा है, या मैसेज डाला तो 2 घंटे बाद आ रहा है। उससे पहले आप चाहे जब फोन कर दो 24 घंटे, रात हो दिन हो बारिश हो रही हो जंगल हो कुछ भी हो, फोन उठेगा और तुरंत के तुरंत। मैं मतलब कोविड में बीमार हुआ था, जब दूसरा कोविड आया था तो लाशों के ढेर लगे थे, पहले वाले में नहीं थे दूसरे वाले में, और मैं दिल्ली में था। और दिल्ली में तो हर मकान का दूसरा मकान आदमी निपटा पड़ा है, मतलब गया एक गली में मैंने सुना तो पता था 3 लोग निपटे पड़े हैं। अब कोविड मुझे भी हो गया। मैं भाई क्लास लेने क्या होता था, घर में स्टूडियो था, मगर क्या था कि 2 गली छोड़ के पीडब्ल्यू वाला मेन ऑफिस था, तो वहां मीटिंग ईटिंग के लिए जाना पड़ता था। तो हम लोग मीटिंग में जाते रहते थे। एक दिन मैं गया, वापस आया तो मुझे लगा कि आज दिक्कत आ रही है। तो 1-2 दिन बाद मैंने चेक कराया। तो चेक कैसे कराएं, क्योंकि कोविड है। तो मैंने बच्चे को ही फोन किया, तो मैंने उससे कहा, उसने सब अपना अरेंज किया। तो एक बंदा आया, उसने चेक किया, तो चारों लोगों को कोविड। बच्चों का टेस्ट होता नहीं है, मेरे को था, वाइफ को था, तो बच्चों को तो हो ही गई, तो चारों को कोविड। फिर उसने डॉक्टर भेजा कि सर हम एक काम करते हैं, आपकी कंसल्टेंसी करा देते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन कंसल्टेंसी हो गई कि हाँ भाई ठीक है, ये दवाइयां लो ठीक हो जाओगे। अब दवाइयां कैसे आए, तो वो बेचारा रहता था जिधर तरुण सर रहते हैं दिल्ली में, वहां से 20 किलोमीटर है। वो 20 किलोमीटर आता था, सुबह दवाई दे जाता था, शाम को आता था, शाम को दवाई दे जाता था। और उसका कोई होम्योपैथिक में भी जानते होंगे, तो उस समय दोनों तरह की दवाइयां चलती थी ना, काढ़े आड़े भी चलते थे, तो वो काढ़ा आड़ा भी दे जाता था। 5 दिन में उसी ने ठीक किया। वैसे हम लोगों को कोई फीवर वीवर ज्यादा नहीं था, किसी तरह का मतलब तकलीफ किसी तरह की नहीं थी, बस ये था कि कोविड है। तो उसी बच्चे ने मुझे 5 दिन लगातार ठीक किया था, सुबह भी आता था, शाम भी आता था, सुबह भी आता, जो भी मतलब मुझे रिक्वायरमेंट होती थी, आता था दे जाता था, आता था दे जाता था। मगर 5 दिन में मैं ठीक हो गया था। और चाहे जब फोन करो, अभी भी है, चाहे जब फोन करो। क्यों, बच्चे मतलब कनेक्ट बहुत अच्छे रहते हैं। अब भाई धीरे धीरे एज बढ़ती है तो बहुत सारे लफद्दर उनके पास भी बवाल आ जाते हैं, उनकी भी जॉब होती है, उनका बिजनेस होता है कि भाई वो भी डॉक्टर बन जाते हैं, तो हॉस्पिटल खोलते हैं कहीं कुछ, तो वो थोड़ा सा टाइम का लायक हो जाता है। अब जैसे हम ही बहुत सारे दोस्तों को जवाब ही नहीं दे पाते, एक एक दिन, दो दो दिन को हफ्ते निकल जाए, भूल जाए, नीचे चला गया कॉल तो याद ही नहीं रहेगा। तो अब उनके पास भी इतने ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उनका भी थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ ठीक है। तो टाइम टाइम, मगर अभी जब तक पढ़ते रहते हैं या 2-4 साल, तब तक तो आप कभी भी फोन कर लो, मिस कॉल भी मार दी ना तुरंत करके, और कुछ भी काम हो, वो उनके पास जुगाड़ सारे रहते हैं, वो सारे सारे काम कर देते हैं। आप कुछ भी बता दो, ठीक है कि यार ये काम है, ये फंस रहा है। जैसे एक दिन मैं यहाँ आ रहा था, पिछले वाले उसमें सूट में, तो वो नहीं था, क्या बोलते हैं, कैमरे वैमरे के लिए कुछ। तो उसने कहा सर मैं भी चलूं। तो मैंने कहा यार तुम डॉक्टर आदमी कहाँ चलोगे, फालतू में परेशान हो गए, हम लोग सेमिनार वेमिनार में जाते हैं। तो उसने, उसका 4th ईयर था, मैंने कहा इंटर्नशिप करो आराम से। कहते सर एक दिन घूम लेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई, हम लोग उसको अपने साथ ले आए, सेमिनार वेमिनार किए, ठीक है। जब गए तो फिर उसी ने सारा अरेंजमेंट किया हमारा कि हाँ भाई रुकना कहाँ है। रुकने को तो वैसे कोचिंग वाले करते ही हैं, मगर बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो उन लोगों के दोस्त ज्यादा रहते हैं ना, पटना में भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं। तो उसने अपनी दोस्त के हिसाब से जुगाड़ उगाड़ बैठा के सब बता दिए थे, सर यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ घूमने चलेंगे, यहाँ सेमिनार करने चलेंगे, यहाँ आपको बच्चे मिल जाएंगे, तो यहाँ बच्चों से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ बोल दो, यहाँ आसानी से बच्चे आ जाते हैं। तो जैसे हम लोग कोटा में थे, तो कोटा में जहाँ पे एलन है उसका पार्क था, तो उस पार्क में हम लोग, उसने कहा कि यहाँ बोल दो सर, यहाँ बच्चे सारे आ जाते हैं। तो वहां हम लोगों ने बोल दिया, भाई बच्चों से मिलना था, बच्चों से मिले, फिर पुलिस आ गई, फिर भग गए हम लोग। भाई उसने बताया कि भाई पुलिस आ रही है, बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते तो पुलिस आ जाती है, पुलिस आ रही है कि बिना परमिशन से आप नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही बताया पुलिस आ रही है, हमने कहा भाई ठीक है। उसने इशारा किया, हम लोग गाड़ी में बैठे, निकल गए। बच्चों को भी हम लोग ने बोला भाई तुम लोग जाओ, फर्जी में तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ना तो
वो चाहते थे। तो मैंने कहा भाई भगो। फिर हम लोग गए मॉल। तो इत्तेफाक की बात है कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे वो भी डाल दिया, किसी ने डाल दिया चारों में से कि अच्छा हम लोग मॉल पहुंच रहे हैं। हाँ। तो मॉल पहुंचे तो वहां पर भी भीड़ लग गई, तो मॉल वालों ने भगा दिया हम लोगों को कि ऐसा है तुम्हें अंदर घुसने ही नहीं देंगे। तो फिर हम लोग चले गए वहाँ होटल, कि होटल चले चलते हैं, अब कहीं रुकने नहीं दिया जाएगा। तो होटल आए तो होटल बच्चों को आइडिया लग गया कि यार, तो बच्चे वहां पर भी आ गए। तो हम लोग बाहर निकल के आए, फिर बच्चों के साथ खाना ना खाए, क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे खाना भी लाए थे बना के, या हॉस्टल में जो भी मिलता हो। तो फिर हम लोगों ने कहा ऐसा है, अब अंदर नहीं खाना खाते, बाहर ही खाना खाते बच्चों के साथ। तो बाहर बैठ के आराम से खाना ना खाया, और फिर हम लोग वहां से, बस थी, कोटा से फ्लाइट नहीं है, दिल्ली की कोई फ्लाइट नहीं चलती है कोटा दिल्ली में, या तो बस जाओ या ट्रेन जाओ। तो हम लोग इमरजेंसी में गए थे, तो ट्रेन का था नहीं, तो फिर हम लोगों ने एक बस कर रखी थी पूरी, टीचर स्टाफ जितना भी है सब उस बस में बैठता है, और बस से फिर रातों रात हम लोग दिल्ली गए। तो बच्चे जुगाड़ कर देते हैं कि हाँ, अब जैसे मान लो इतने बच्चे, हम किसी को भी मान लो है कि हाँ भाई पटना, अब जैसे मुझे पटना नहीं पता है, अभी तो काम से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, तो टहलें कहाँ। ठीक है, अभी तक मैं गया ही नहीं हूँ कहीं, आप लोग जैसे दो तीन जगह बताते भी हूँ ना, अभी तक 2 महीने से मैं निकल ही नहीं पाया हूँ कि हाँ वो जो एक कौन सा वो बताया था नहर के किनारे का जगह, हाँ वहां में मैं नहीं गया। हाँ। तो ये है। हाँ गुरुद्वारा है कोई एक, मगर दरभंगा तो बहुत दूर है यहाँ से। मैं एक बार गया हूँ, एक बार गया हूँ। हाँ, दरभंगा एक बार गया हूँ मैं। इस्कॉन टेम्पल है यहीं पे है। कहाँ पे? जनसंख्या है मतलब? रेलवे स्टेशन, अच्छा। अच्छा, उसके भी एक ही बार सेंटर में गया था, सेमिनार करके मैं निकल जाता था अपना, सेंटर बहुत कम। अच्छा चलिए, पढ़ा देता हूँ, फिर बातें कर लेंगे, क्योंकि बातें करने का टाइम हमें किसी ने नहीं दिया है, तो मेरे को सिर्फ पढ़ाने का टाइम दिया गया है, तो पढ़ा देते हैं। ठीक है, बातें करने का टाइम बाकी लोग खा गए हैं, तो पढ़ाते हैं। अब देखो, अच्छा हाँ यार, तभी है। देखो, तीन फ्रेंड थे, बाबा सैगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। अब जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तीन फ्रेंड थे, बाबा सैगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। खाते पीते थे, तो खाते पीते थे तो किडनी और लीवर में इंपैक्ट आ गया, तो ये हुआ कि चलो यार चलते हैं। तो मुंबई में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल थे, तो ये हुआ चलो मुंबई चलते हैं। मुंबई गए, जो किडनी थी और लीवर खराब था, उसका दवाई अवाई कराई। दवाई अवाई कराने में आप जानते ही हो, लोगों के ऑपरेशन होते, दवाई होती, तो कमजोर तो हो ही जाते हैं। ठीक है, आप अपने एमडी सर को ही देखो, बेचारे इस टाइम परेशान चल रहे हैं, हाथ उनका सही से काम नहीं कर रहा है ना, तो कमजोर तो हो ही जाते हैं। तो कमजोर हो गए। तो बाबा साइकिल पटियाला का था, पंजाब में पटियाला का। तो उसने कहा यार एक काम करो, पटियाला मेरे घर चलो, वहां पे कुछ अच्छा हेल्दी खाएंगे और थोड़ा सा सेहत अच्छी कर लेंगे। तो मुंबई से वो सब लोग पटियाला आ गए। पटियाला में उन्होंने आराम से खाना खाया, ठीक है, और 10-12 दिन रहे, और फिर से वो सेहतमंद हो गए। तो जैसा हर पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस कहानी की भी एक हैप्पी एंडिंग हो गई कि हाँ तीनों के तीनों ठीक हो गए। अब इसको समरी में हमें बोलना है, तो तीन कौन कौन से फ्रेंड थे? बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। अच्छा, गड़बड़ क्या था? लीवर और किडनी, है ना, लीवर और किडनी में तो प्रॉब्लम थी। गए कहाँ? मुंबई। मुंबई से वापस कहाँ है? पटियाला। तो हमें बस इतनी बात बोलनी है, तीन फ्रेंड थे, कौन कौन? बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी? लीवर और किडनी की। गए कहाँ? मुंबई। वापस कहाँ है? पटियाला। अब इसको सीक्वेंस में लगाते हैं। लीवर पेशेंट, बेचारे लीवर के पेशेंट थे ना, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, इसी ऑर्डर में नाम लेना है, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। तो लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, कहां गए थे? मुंबई। तो लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर, अब मुंबई गए तो लीवर और किडनी दो में इंपैक्ट था ना, तो लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर, अब थोड़ी स्पेसिफिक किडनी होगी, मेडिकल की किडनी है, क्रोमोसोम आयरन की
किडनी को निकलवाकर। तीनों लोग फिर वापस कहां है? पटियाला। तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार शानू, मोहम्मद अली। मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग ठीक है हमसे लेने, सॉरी तीनों लोग हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने पटियाला आए। बस इसी को हमें अच्छे से लिख देना है। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार शानू, मोहम्मद अली। मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। अब इस सीरीज को देखो हमको लिखना कैसे है, तो देखो जरा थोड़ा सा देखो। लीवर पेशेंट, तो हम लोगों को कौन सी सीरीज लिखनी है? रिडक्शन की सीरीज लिखनी है। लीवर मतलब लिथियम, ठीक है, पेशेंट मतलब पोटेशियम। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मेटल लिख के चले जाएंगे, मगर ये रिडक्शन की सीरीज है। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, थोड़ी सी सेटिंग देख लेना, बाबा तो ठीक है, सहगल में जैसे सेटिंग है। तो लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू मतलब सोडियम, कुमार सानू, मोहम्मद अली। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर, देखो लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग, अब देखा तीनों लोग को सेट करना, तीनों मतलब टिन मतलब एसएन, तीनों मतलब टिन मतलब एसएन। तीनों लोग मतलब लेड। तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। ये देखो, तो जरा देखो, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। अब इसके बारे में कुछ अच्छी डिटेल देता हूं। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, तो सबसे कम वोल्टेज इसका होता है -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, ना जरूरत है, बस मैं एक बार लिख दे रहा हूं जैसे आपको आइडिया हो कि कहां पे क्या है। तो लिथियम की वैल्यू होती है -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 0। क्यों? आपने 0 मानी है ना, इसका मतलब लिथियम से लेके हाइड्रोजन तक निगेटिव वैल्यू है। भाई ये सारा निगेटिव होगा ना। अब 0 के बाद पॉजिटिव चालू होता है, तो कॉपर से पॉजिटिव वैल्यू चालू हो जाती है। ये देखो, तो अब हमारे पास दिमाग में सेट करना है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे निगेटिव पोटेंशियल है, हाइड्रोजन के नीचे वाले सारे पॉजिटिव पोटेंशियल है कि नहीं? ये देखो, हाइड्रोजन के नीचे वाले सारे पॉजिटिव पोटेंशियल है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे निगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। और ये सीरीज कैसी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर की, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, ठीक है। हाँ एसआरपी है, सारा का सारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो, तो देखो जरा, ये है तो लिथियम से लेके हाइड्रोजन तक निगेटिव, हाइड्रोजन से लेके नीचे तक पॉजिटिव वैल्यू। अब कुछ इसके पॉइंटर जो आपको ध्यान रखने हैं, गौर सुनिएगा। पहला, लिथियम से लेके Mg तक किसी भी तरह के वाटर से रिएक्शन करा दो, या किसी भी तरह के डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा दो, लिथियम से लेके Mg तक किसी भी तरह के वाटर से रिएक्शन करा दो, किसी भी तरह के डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा दो, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे।
फिर Mg से लेके Fe तक ओनली हॉट वाटर से रिएक्शन करेंगे, किसी भी तरह के वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। Mg कोल्ड वाटर के साथ स्लो रिएक्शन, हॉट वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन देता है। क्योंकि Mg दोनों में लिखा है तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यार तुमने ऊपर भी लिख रखा है नीचे भी लिख रखा है। तो यहां पर बहुत स्लो रिएक्शन होती है और यहां पर बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो लिथियम से लेके Mg तक के लिए कोई भी पानी डालो, चाहे ठंडा पानी डालो, चाहे गर्म डालो, चाहे स्टीम डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे रिएक्शन करेगा। मगर Mg से लेके Fe तक में यदि आपने कोल्ड वाटर डाला तो नो रिएक्शन, हॉट वाटर हो या स्टीम हो, है ना। अब आफ्टर Fe नो रिएक्शन, आफ्टर Fe वाटर से रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नीचे वाले एलिमेंट या मेटल का रिडक्शन होगा, ये बात वैसे आपको पहले से ही पता है। मैंने कहा जिसकी आरपी वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिडक्शन होगा। आरपी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? नीचे वालों की ज्यादा होगी। क्यों? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो यदि मान लो हमारे पास दो मेटल हैं तो हम रिडक्शन किसका कराएं? तो जिसका आरपी वैल्यू ज्यादा हो, मगर आरपी अब देगा नहीं भाई, सीरीज याद करने का भी फायदा ही क्या हुआ जब आरपी पहले से दे रखी है। तो सीरीज के हिसाब से कैसे करोगे? जो नीचे होगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे होगा उसका आरपी वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखी है ना। मैंने क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज लिखी है, तो हम अपनी सीरीज के हिसाब से सब स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। तो जो भी नीचे होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, ध्यान रखना। ये आपको छोटा सा पॉइंट लिख रहा है, मगर सबसे ज्यादा जो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हो वो इसी के देखते हो। आप बस लगा नहीं पाते हो इस कॉन्सेप्ट को, इस वजह से आपको लगता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, इनमें अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट लगेंगे, सब इसी से सॉल्व होंगे। अभी मैं इस पॉइंट को पढ़ाने के बाद क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या, नीचे वाले एलिमेंट का सबसे पहले रिडक्शन होगा। जो एलिमेंट ईसीएस सीरीज में सबसे नीचे है उसका रिडक्शन हमें कराना है, उसका रिडक्शन कराना है। एक से ज्यादा मेटल है, एक से ज्यादा मेटल है तो हमेशा हमें किसका रिडक्शन कराना है? जो ईसीएस सीरीज में सबसे नीचे होगा। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? अच्छा, अब बात है कि यार इस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्योंकि आप कह रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब अगले 1.5 घंटे तक ये पॉइंट चलेगा बार बार, तो कैसे? तो मैंने कहा ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। गौर से देखो, छापना है? हाँ भाई, हॉट वाटर में पावर बढ़ती है, तो जब कोल्ड से कर रहा है तो हॉट से तो कर ही जाएगा, मगर हॉट वाला कोल्ड से नहीं करेगा। अच्छा, अब गौर से समझिएगा सब लोग, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। किसी ने कहा, गौर से देखिए, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? क्या ये सेल फिजिबल है? मैंने कहा कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये सेल फिजिबल है? तो आप कैसे निकालोगे? क्योंकि मैंने कहीं पर भी रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दी है ना। तो अब गौर समझो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि दोनों में से नीचे कौन है। जो नीचे है उसका रिडक्शन हो रहा है तो होगी, नहीं हो रहा है तो नहीं होगी। तो भाई देखो, इन दोनों में नीचे कौन है? कॉपर। तो कॉपर का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। क्या हो रहा है? यस। तो रिएक्शन फिजिबल है। कॉपर नीचे कैसे है? लीवर पेशेंट, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर, जेडन आ गया। अभी कॉपर तो आया नहीं, तो कॉपर नीचे ही होगा, है ना। मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए, तो तीनों लोग हाई कैप्सूल, कैप्सूल कॉपर है, कॉपर अब आ रहा है तो कॉपर नीचे है, तो कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए, हो रहा है, इसका मतलब ये सेल पॉसिबल है।
अब किसी ने मेरे से पूछा क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अब मैंने फिर वही कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने कहा यार कॉपर और जेडन है तो रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का। अब कॉपर 0 पे है, जब वो 0 पे है तो रिडक्शन करेगा तो 0 से नीचे जाएगा, मगर ये मेटल है, 0 से नीचे पॉसिबल नहीं है, नेचर के खिलाफ हो जाएगा उसके। इसका मतलब वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि रिडक्शन करना है कॉपर का और वो मेटल के फॉर्म में लिखा है। अब जब मेटल के फॉर्म में लिखा है तो वो माइनस में तो जाएगा ही नहीं ना, बात समझ पा रहे हो ना? वो माइनस में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन आएगी या तो 0 या 0 से ऊपर जाएगी, और वो पहले से 0 पे है और भाई को रिडक्शन करना है, तो 0 पे हो रिडक्शन करना है तो और नीचे जाओगे, तो और नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखना, इसी क्वेश्चन को मैं पलट रहा हूं, अभी तो मैंने एक सिंपल फॉर्म में पूछा है, अब इसको लैंग्वेज के साथ चिपका के पूछता हूं। देखिए, मैंने कहा कॉपर रॉड डिप्ड इन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। कॉपर की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया है, तो क्या होगा? ऑप्शन, जिंक प्रेसिपिटेट आउट, कॉपर प्रेसिपिटेट आउट, concentration of zinc ion decrease, no reaction occurs। अब देखो, आपने क्या किया है, कॉपर की रॉड को ये किया है आपने, तो यार दो मेटल हैं, एक कॉपर है, तो कॉपर किस फॉर्म में है? कॉपर की रॉड है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये है ना कॉम्बिनेशन। भाई कॉपर मेटल फॉर्म में है क्योंकि रॉड है, और जिंक सल्फेट है मतलब आयन है, तो दोनों में रिडक्शन किसका होना चाहिए? जो नीचे हो। नीचे कौन है? कॉपर। तो क्या कॉपर का रिडक्शन हो सकता है? वो पहले से 0 है, नहीं हो सकता, इसका मतलब नो रिएक्शन। ये बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब इसको पलट दो, कॉपर सल्फेट में जिंक की रॉड डाल दो, तो अब देखो रिएक्शन हो जाएगी। यदि इसी फिगर को मैं कॉपी कर लूं, ये देखो, ये जिंक रॉड कर दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कर दिया। अब मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने पूछा, ऑप्शन डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉपर डिपोजिटेड, जिंक डिपोजिटेड, बोथ डिपोजिटेड, नो रिएक्शन। अब क्या है? मैंने कहा ठीक है भाई, क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारे पास? जिंक सॉलिड, कॉपर +2 इक्वस, नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। नीचे कौन है? कॉपर। अब कॉपर का रिडक्शन हो सकता है क्योंकि +2 है, तो +1 में जा सकता है, 0 में जा सकता है। इसका मतलब अब रिएक्शन हो जाएगी, अब रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन,
जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर क्या है? डिपॉजिट हो रहा है, आयन से मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, आयन से मेटल में कन्वर्ट है। क्यों? आपने कहा कि जो नीचे है उसका रिडक्शन होगा। कॉपर नीचे था, रिडक्शन हो गया, तो +2 से 0 में चला गया, और जब +2 से 0 में चला गया तो मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, जिंक डिपॉजिट थोड़ी हो रहा है, जिंक तो इक्वस आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखो, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि यार कॉपर सल्फेट में हमने जिंक की रॉड डाल दी है, तो अब क्या होना चाहिए? एक में कुछ नहीं हो रहा है, एक में केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स हो रही है, सेल बन गया है, सेल की तरह काम कर रहा है। अब इसकी लैंग्वेज में और जरा थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा, ऐसे आ जाता है। देखो, थोड़ा सा मैंने और इसको थोड़ा सा भोकाल टाइट करता हुआ लिख दिया। इफ ए स्पून ऑफ कॉपर मेटल। अब देखो, कॉपर सॉलिड को आपने डाला है Fe+2 के साथ, तो अब नीचे कौन है? लीबर, पेशेंट, बाबा, सैगल, कुमार, सानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर। क्रोमोसोम आयरन, आयरन आ गया है, कॉपर नहीं आया। क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल। अब कॉपर आया, तो कॉपर नीचे, कॉपर का रिडक्शन होगा। अब कॉपर 0 में है, रिडक्शन कर ही नहीं सकता है, तो नो रिएक्शन, तो डी ऑप्शन। अब क्वेश्चन वो ऐसे उल्टे सीधे बनाता रहेगा आपको डरवाने के लिए, लैंग्वेज सेट करता रहेगा। जैसे ये देखो, डरवाना भी तो जरूरी है, वो लैंग्वेज सेट करता रहेगा, मगर कॉन्सेप्ट यही लगाऊंगा मैं। जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस फॉलोइंग आयन फ्रॉम देयर इक्वस सोल्यूशन। अब आप क्या कर रहे हो? जिंक रॉड को एजी में डाल रहे हो, तो क्या रिएक्शन होगी? नीचे कौन है? एजी। हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर, सिल्वर नीचे, पटियाला आए, तो इसका मतलब इधर जिंक तो है नहीं, तो जिंक ऊपर ही होगा, तो सिल्वर नीचे, नीचे वाले का क्या होगा? रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन पॉसिबल है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। वो कह रहा है कैन नॉट, तो ये आंसर नहीं है। अच्छा, कॉपर, कॉपर भी क्या है? नीचे, तो फिर रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि कॉपर आयन है। सब लोग समझ रहे हो ना? आपने जिंक रॉड में कॉपर आयन लिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कॉपर की जगह जिंक आ जाए, तो जिंक आ गया, और जिंक की जगह कॉपर चला गया, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब उसी चीज को बस लैंग्वेज चेंज करके बोल रहे हैं। अरे यार दोस्त, ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा। ये देखो, अब इसको क्या बोलोगे? अब ये कहना है इसको डिस्प्लेसमेंट है, तो वही बात है, बस लैंग्वेज अलग कर दी है। अभी भी तो रिडॉक्सी लिखी है, सल्फेट आयन का कोई काम है क्या? कुछ काम नहीं है। तो अब बताओ, तो कॉपर क्या करेगा? रिडक्शन कर लेगा क्योंकि +2 में है, तो यार ये भी आंसर नहीं होगा। अब आओ एफी में, लीबर, पेशेंट, बाबा, सैगल, कुमार, सानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर, जडन ऊपर है, ठीक है। क्रोमोसोम आयरन की किडनी, क्रोमोसोम आयरन, आयरन नीचे है, तो फिर रिडक्शन हो जाएगा, और फिर रिडक्शन हो जाएगा तो फिर डिस्प्लेस हो गया। अब इसमें आओ, लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, सानू, सोडियम, सोडियम ऊपर है, अभी तक जडन नहीं आया। लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, सानू, सोडियम है, जडन नीचे है, कुमार, सानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर, अब जडन आया। तो यार अब आप कह रहे हो ये लिखा है, रिडक्शन किसका होना है? जडन का। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो अब रिएक्शन नहीं होगी, तो जब रिएक्शन नहीं होगी तो जेडन सोडियम आयन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बात समझ पा रहे हो? लैंग्वेज चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो रहा है। बार बार लैंग्वेज अलग अलग रखी जा रही है, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूं, मगर कॉन्सेप्ट वही लगा रहा हूं। तो वो 10 तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा,
समझ तो पा रहे हो ना क्या लगाया मैंने कॉन्सेप्ट? पीछे भाई सही है? इधर तुम लोग, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, आप लोग जब इतनी बात समझ गए तो अब हम लोग इस बात को थोड़ा आगे ले चलते हैं कि भाई ठीक है। अब बच्चों ने कहा कि सर आप ये बात बताओ कि किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी नहीं होगी, ये तो हम समझ गए कि हमें बिना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए कैसे पता चलेगा कि किसका रिडक्शन करना है किसका ऑक्सीडेशन करना है, वो इसी सीरीज से हमें पता चल जाएगा। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलैटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलिसिस की। देखो बच्चों, हाँ भाई आ जाओ सब लोग, आप समझो। देखो, इलेक्ट्रोलैटिक सेल या इलेक्ट्रोलिसिस इसको कैसे करते जरा ध्यान दो। इलेक्ट्रोलैटिक सेल में देखो दो कंपार्टमेंट नहीं है ना? तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें क्या है, एक कंपार्टमेंट है। उसमें दो थे, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक डब्बा लेफ्ट में था एक डब्बा राइट में। इसमें क्या, दोनों एक ही कंटेनर में दोनों रॉड लगा दी गई हैं। ये देखो दोनों रॉड एक ही कंटेनर में। अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है कि सेम? सेम है। तो इसका मतलब इसमें कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है, दोनों के लिए एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसमें जो रॉड होती हैं जनरली क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। ये देखो, जनरली हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब काम कैसे करेगा वो भी सिखाऊंगा, पहले इसके फिगर को देखते हुए पॉइंट बता देता हूं कि हमारा एक कंपार्टमेंट होगा, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होंगे। अब वर्क कैसे करेगा? अच्छा, एक पॉइंट और लिख देता हूं। इसमें क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ध्यान है आपको, पढ़ाया था। अब वर्क कराते हैं। देखो ये वर्क कैसे करता है जरा समझना। वहां पे क्या था, केमिकल रिएक्शन होती थी, उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती थी। अब यहां पे उल्टा है, गौर से देखो। वायर से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो जब वायर से इलेक्ट्रॉन मिला तो इसके ऊपर कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। वायर से इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं, रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। ठीक है, वायर पे इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। जब रॉड पे बहुत नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो वायर से इलेक्ट्रॉन लेने को मना कर देगा। क्यों? ये भी माइनस चार्ज, जो आ रहा है वो भी माइनस चार्ज, तो रिपल मारेगा। सेम चार्ज है, क्यों लेगा? जैसे जैसे निगेटिव बढ़ता जाएगा, तो जब निगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये भी माइनस, और जो आ रहा है वो भी माइनस, तो वो रॉड के अंदर उसको गेन ही नहीं करेगा, रिपल करके भगाएगा बाहर। तो जैसे ही सिचुएशन ऐसी आने लगेगी तो गेन करने का रेट कम होने लगेगा। उसी समय, गौर सुनिए, उसी समय रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के
सॉल्यूशन में आ जाएंगे ऐसे। अब रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के जब सॉल्यूशन में आ गए तो जरा देखो क्या होगा। सपोज करो कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कोई भी मान सकते हो, मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया। तो यार ये बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आए तो इलेक्ट्रॉन किसको मिलते हैं? हमेशा पॉजिटिव चार्ज को। तो इसका मतलब कटायन है, जो कटायन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो कहो रिडक्शन कर लेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कॉपर है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और यहां पे दो कटायन थे, एक नहीं है। देखो कॉपर सल्फेट का इक्वस सॉल्यूशन है, तो कटायन कौन कौन है? मगर रिडक्शन किसका होगा? जो नीचे हो। नीचे कौन है? कॉपर। अभी पीछे पढ़ाया कि हमें उसका रिडक्शन करना है जो ईसीएस सीरीज में नीचे हो। अब ईसीएस सीरीज में नीचे कौन है? कॉपर है। हाइड्रोजन है और कॉपर है, दो हमारे पास कटायन है। तो किस कटायन का रिडक्शन कराएं? जो नीचे हो। कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन हो गया। अच्छा, जहां पे रिडक्शन होता है उसका क्या नाम रखते हो? कैथोड। तो इसका नाम हम लोगों ने उठा के रख दिया कैथोड। ये हो गया कैथोड। अब आप चेक करो जरा, इसमें कैथोड निगेटिव है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जरा चेक करो, कैथोड पॉजिटिव था। ध्यान दो, अपोजिट चार्ज है। इसमें कैथोड कैसा आया? निगेटिव। क्योंकि जहां रिडक्शन हो रहा है उसको कैथोड बोलते हैं, तो रिडक्शन यहां हुआ, कैथोड इसको बोल दिया। अब कैथोड कैसा है? निगेटिव। तो अपोजिट चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रॉड के ऊपर चार्ज होता है उसका अपोजिट। जैसे वहां पे कैथोड की रॉड के ऊपर प्लस चार्ज था, यहां कैथोड की रॉड पे क्या है? निगेटिव चार्ज है। ये देखो। अच्छा ठीक है, इतना काम हो गया। अब यार ये लगातार इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? तो ये जो बगल वाली रॉड है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस रॉड ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देता है, इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, इसको मिल गए। अब लगातार इलेक्ट्रॉन देता जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा। जब प्लस बहुत हो जाएगा तो क्या होगा? ये प्लस है, जो बाहर जा रहा है वो माइनस है, तो प्लस और माइनस अट्रैक्शन लगेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा। ये प्रोसेस स्लो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्लस बढ़ गया है, और प्लस बढ़ेगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स है, उसको रोक लेगा, जाने नहीं देगा। तो जब ऐसा होगा तो सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन जाने लगे। अब सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? तो सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन देखो क्या होगा। अब क्या होगा? एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे। अब एनायन का ऑक्सीडेशन होगा तो एनायन हमारे पास कौन कौन है? ये देखो दो हैं। किसका ऑक्सीडेशन कराओगे? तो अब गौर सुनो, अभी एनायन के बारे में नहीं बताया है, एनसीईआरटी में दोनों एक ही सीरीज में है, ठीक है। एनायन और कटायन की दोनों की देखना मिक्स सीरीज है, हमने अलग अलग बांट दिया जैसे तुम आसानी से क्वेश्चन कर सको। उसमें क्वेश्चन नहीं बन पाता है, सीरीज सही है, सब कुछ सही है, मगर क्वेश्चन करने में वो सीरीज अच्छे से काम नहीं आती है, इसीलिए मैंने सीरीज को इधर उधर कर दिया है। अब जरा देखो, एनायन का ऑक्सीडेशन होना है। अब किस एनायन का ऑक्सीडेशन करें? तो गौर सुनना, यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करोगे, नहीं तो OH आयन का ऑक्सीडेशन करोगे। यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करेंगे, नहीं तो OH आयन का ऑक्सीडेशन करेंगे। कहां पे हमने ECS पढ़ाया? ये अब इसी जगह पे लिख दूं ना तो जैसे ध्यान रहेगा। तो जरा देखो, यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, नहीं तो OH आयन का ऑक्सीडेशन करेंगे।
ऑक्सीडेशन का ऑर्डर ये है। तो ऑक्सीडेशन के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो, हेलोजन है तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन कर दो, यदि हेलोजन नहीं होगा तो OH आयन तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इक्वस सोल्यूशन है, पानी है, हर एक में पानी तो डालोगे ही हम सबके क्या लेते हैं, इक्वस सोल्यूशन लेते हैं। तो यदि हेलोजन है तो हेलोजन का कर दो, हेलोजन नहीं है तो हमेशा OH आयन का कर दो। अब हेलोजन ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, OH आयन ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, तो देखो, हाँ बेटे, इन दोनों की पावर स्ट्रांग है, दोनों की पावर स्ट्रांग है, तो दोनों की वैल्यू आप में चाहे जिसकी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कभी एक साथ आते ही नहीं है, दोनों एसिड है ना। ये देखो, गौर से सब लोग देखिएगा, ये देखो, इधर ध्यान दीजिए, हेलोजन है तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, X2, मतलब Cl2 Br2 F2 I2। OH आयन का ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन गैस बनेगी हमेशा। OH आयन का ऑक्सीडेशन किया, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, यदि हेलोजन है तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन, नहीं तो OH आयन का ऑक्सीडेशन। यदि हेलोजन है तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन, नहीं तो OH आयन का। रिडक्शन किसका करोगे, जो ECS सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन कर दिया। ऑक्सीडेशन किसका करना है, यदि हेलोजन है तो हेलोजन का कर दिया, हेलोजन नहीं है तो OH आयन का कर दिया। हमें बस इतना याद रखना है, मतलब हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। यदि मान लो ये ना लिखे हो तो अपने को कोई जरूरत नहीं है, अपने को बस इतनी बात पता है, बस अपना काम हो गया। पीछे कौन से आयन है क्या है उससे अपने को कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? जब भी कोई आयन आएगा तो उसके साथ OH आयन आएगा, ठीक है, तो जब भी कोई आयन आएगा तो उसके साथ OH आयन आएगा। तो इसलिए अपने को कोई ज्यादा लेने देने की जरूरत नहीं है, इनकी लगभग बराबर रहती है और दोनों एक साथ कभी आते नहीं है क्योंकि दोनों एसिड है। अच्छा तो हमने क्या बताया, रिडक्शन किसका कराओगे, जो ECS सीरीज में नीचे है। ऑक्सीडेशन किसका कराओगे, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन ना मिले तो OH आयन का। अब इस चीज को चल के उधर चिपकाते हैं, यहां पढ़ा रहा था। किसका ऑक्सीडेशन कराएं, OH आयन का। तो OH आयन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्यों, क्योंकि सल्फेट है और OH आयन है, हाइड्रोजन तो है नहीं। कॉपर सल्फेट में क्या हाइड्रोजन है, नहीं, तो बस OH आयन का करा दो। तो OH आयन का हमने करा दिया। यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या नाम होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलोगे। तो ये हो गया एनोड। अब आप चेक करो गौर से, कैथोड पे निगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, जबकि वहां पे एनोड निगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था। और इस तरह से ये सेल काम करता रहेगा पूरा। आउटर सर्किट ये पूरा हो रहा है, इनर सर्किट इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा हो रहा है, आयन की वजह से पूरा हो रहा है। माइनस ये है तो प्लस आयन इधर भग रहे होंगे, प्लस ये है तो माइनस आयन इधर भग रहे होंगे। अच्छा तो जरा देखो, इलेक्ट्रोलिसिस इस तरह से होगी। अब आप गौर से देखो, दोनों रिएक्शन में रॉड ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये OH आयन कहां है, इलेक्ट्रोलाइट का है। ये कॉपर आयन कहां है, इलेक्ट्रोलाइट का है। किसी ने कहा सेल रिएक्शन लिखो, क्योंकि ये तो आधी आधी रिएक्शन लिखी है। अब सेल रिएक्शन लिखिए, तो सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो कटने चाहिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करके हम इस पे लिख रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा, राइट राइट जुड़ेगा। ये देखो,
2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये ऐसे ही लिख दिया। ये क्या आ गई? सेल रिएक्शन। ठीक है, समझ पा रहे हो? पीछे जनता सही चल रहा है? अच्छा, तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ाया, हम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस में कैटायन का रिडक्शन, एनायन का ऑक्सीडेशन। पहचानोगे कैसे? ईसीएस सीरीज में जो नीचे है उसका रिडक्शन, और यदि हेलोजन है तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन, नहीं तो OH आयन का ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अच्छा, बच्चों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है सर, एक एग्जांपल आप और दो। तो मैंने कहा एक और देते हैं। हाँ बेटा, कुछ पूछना है? हाँ पूछो, क्या कह रहे हो? छापो, छाप लो, छाप लो। देखो, तो हमें बस इतनी बात याद रखनी। देखो पढ़ाया तो मैंने बहुत कुछ, मगर काम का सिर्फ एक ही बात पढ़ाई है। ठीक है, आपको सिर्फ 2 बातें दिमाग में स्टोर करनी है। ईसीएस सीरीज में जो नीचे है उसका क्या कर दोगे? रिडक्शन। हेलोजन है तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन कर दोगे, नहीं तो OH का कर दोगे। बस इतनी बात बताइए। और रिडक्शन किसका करना है? कैटायन का करना है। ऑक्सीडेशन किसका करना है? एनायन का करना है। अब बात आती है इस पर, ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया। अब वो पूछते हैं कि यार इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाओ। तो अब जरा देखो, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, मेरे से कहा गया है इक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करो। अब इक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो इसमें बताओ कैटायन कौन है? सोडियम आयन, H आयन। एनायन कौन है? अब कैटायन का क्या करोगे? रिडक्शन। एनायन का क्या करोगे? ऑक्सीडेशन। अब बताओ, यदि हम कैटायन का रिडक्शन कर रहे हैं तो किसका करें? हाई कैप्सूल हमसे लेने, सिल्वर का पटियाला आए, इसमें कहीं सोडियम नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन से ऊपर ही होगा। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन करना सबसे आसान, इलेक्ट्रॉन दे दो। अच्छा, जहां रिडक्शन हुआ उसका नाम क्या रखोगे? कैथोड। तो इसका मतलब ये कैथोड में हो रहा है। सही चल रहा है? अच्छा, अब इन दोनों में बताओ, हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन, क्या हैलोजन है तो बस OH का करना है। अच्छा, OH क्या करना है तो उसकी फिक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहां हो रहा होगा? अब तुम्हारा मन कर रहा है सेल रिएक्शन लिखोगे, तो सेल रिएक्शन लिखो। सेल रिएक्शन का मतलब क्या है? दोनों को ऐड करना। ऐड करते समय क्या याद रखोगे? जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। तो देखो, यहां 2 है, यहां 4 है, तो 2 का मल्टीप्लाई। तो ये देखो, क्लियर है? ये आ गई सेल रिएक्शन, इसको नाम दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो? सबको समझ में आ रहा है? पढ़ाई पूछ रहा हूं है, बाकी बातें मैं क्यों पूछूंगा यार तुम्हारी, मैं तो पढ़ाई की बात पूछूंगा ना। हाँ, बाकी बात का आंसर दे रहा है, सब समझ में आ रहा है, हम इसका पूछ रहे हैं। तो बच्चा कह रहा है सर समझ में आ रहा है, तो बच्चे की डिमांड पर उस बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। तो चलो, तैयार हो? अब पूछने वाला हूं। अब देखो जरा बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस कर लोगे, कोई टेंशन तो नहीं है। अच्छा, तुम्हारा मन कर रहा है एक एग्जाम्पल और दो सर, ऐसा थोड़ी होता है, एक एग्जाम्पल दिया है, कल वो बच्चा कह रहा था कि सर एक क्वेश्चन और करा दो,
तो आज उसकी तमन्ना कम से कम पूरी कर दे, कल नहीं कर पाए थे तो, है कि नहीं? हाँ, वही तमन्ना ही पूरी कर रहे हैं तुम्हारी। तो ये लो, अब देखो मेल्टिंग और फ्यूज्ड NaCl। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो थोड़ा सा फोकस रखना कि वो एक्वस सोल्यूशन है या एक्वस सोल्यूशन नहीं है ना? जनरली एक्वस सोल्यूशन होगा। यदि कुछ नहीं लिख रहा है तो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन लिख दे रहा है तो भी एक्वस है। मगर यदि कुछ और कहना चाहेगा तो वो लिखेगा जरूर, अपनी तरफ से हमें कुछ और नहीं सोचना है। यदि वो पानी को हटाता है तो वो लिख के देगा कि मेल्टिंग NaCl या फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड कॉपर सल्फेट, मेल्ट कॉपर सल्फेट, मेल्ट FeCl3, ऐसे लिखेगा। बिना लिखे आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है। यदि वो कुछ नहीं लिख रहा है तो हमेशा इक्वस सोल्यूशन है। अब जैसे ऐसे लिख दिया तो बस कॉन्सेप्ट वही है, कोई चेंजेस नहीं है। बस मैं ये दिखाना चाहता था कि जरूरी नहीं है कि हर एक में वाटर हो सकता है वो क्वेश्चन बनाने में आपको परेशान करने के लिए वाटर हटा दे, जैसे यहां, क्योंकि अब तो क्वेश्चन बनना है ना, तो क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हैं। तो देखो अब जैसे ये है तो रूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई काम अलग कुछ नहीं करेंगे हम लोग। बस मैं ये दिखाना चाहता था कि हो सकता है किसी में वाटर ना मिले। कटायन कितने हैं? सिर्फ एक। भाई सोडियम आयन है और कोई वाटर पड़ा ही नहीं है। एनायन कितने हैं? अब कटायन का क्या होना है? रिडक्शन, एक ही कटायन है तो उसी का होगा। भाई जब कंपेयर हो तब तो हम कहेंगे कि नीचे वाले एलिमेंट का होगा, अब तो सिर्फ एक ही है, उसी का होगा। तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिया। एनायन कितने? एक, तो बस इसी का होगा। अब क्या करोगे? जोड़ दोगे। अब देखो यहां दो है, यहां एक, तो दो का मल्टीप्लाई। बात समझ पा रहे हो? कर लोगे इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन? हाँ बिल्कुल होगा। अब देखो कर तो रहा हूं, थक गया तो खड़ा हो गया था मैं कि भाई आराम से लिखता हूं। क्लियर है? कर लोगे? है चलेगा क्या तुम? हो ना? एक तो यार ये जो लगा रखा है ना बीच में, इसकी वजह से आधी जनता तो दिखती नहीं, उधर वाली कर क्या रही है। हाँ। चलिए, ये सही है, कर लोगे आप लोग? कंफर्म है? नहीं यार देखो, मेहनत का कोई काम हम नहीं करते, पढ़ाते इसीलिए हैं क्योंकि इसमें मेहनत लगनी नहीं है। बोलते रहो बस, बात खत्म हो गई। हाँ। अब मेहनत का काम जैसे रिक्शा चलाना, ठीक है, ऐसे काम कहाँ करता हूं मैं? अच्छा देखो, तुमने जिद की तो प्रिंटेड क्वेश्चन, आंसर बताओ। अच्छा डाउट, एक चल में थोड़ा सा नजर, हाँ अब बताओ पीछे। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, इस बच्चे का डाउट है कुछ। सेल रिएक्शन कैसे की इसमें? अच्छा, एनोड और कैथोड की रिएक्शन को जोड़ोगे सेल रिएक्शन आ जाएगी। तो हमने जोड़ दिया। जोड़ते समय क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा। अब ऑक्सीडेशन में 4 है, रिडक्शन में 2 है, तो हमें बराबर करने हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गए। अब लेफ्ट लेफ्ट से, राइट राइट से जुड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करके ये आ गया और ये आ गया, लेफ्ट खत्म हो गया, ये इससे कट गया। राइट 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहां पर भी आएगा, ये ऐसे ही आ गया, ये ऐसे ही आ गया। सही है ना? ये वाली समझ गए? डिट्टो यही काम यहां पर भी किया। अब बच्चों ने कहा सर आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते चले जा रहे हो, ये तो बता ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? तो मैंने कहा हाँ यार, तो देखो अब इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं? हाँ तो अभी भी क्वेश्चन ही दे रहा हूं।
अब कोई नई चीज थोड़ी दे रहा हूं यार। देखो उसमें एक क्वेश्चन था, इसमें देखो कितने क्वेश्चन है। उस बच्चे को यदि एक क्वेश्चन देता हूं तो बुरा मानता है, वो कहते सर आप जब पूछ ही रहे हो तो ज्यादा पूछा करो, मेरे टैलेंट को आप कम कैसे आंक लेते हो। तो मैंने कहा नहीं, अब हम क्वेश्चन, हाँ देखो ध्यान दो, अब शांति पकड़ो, जरा समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन है यही पेपर में आएगा। देखो वो मेरे से ये पूछ सकता है कि भाई इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड रिएक्शन कौन सी होगी, तो ये पूछ सकता है कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड रिएक्शन कौन सी है। फिर पूछ सकता है कि यार इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड रिएक्शन कौन सी है। फिर पूछ सकता है कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में सेल रिएक्शन क्या बनेगी। फिर वो पूछ सकता है विच गैस रिलीज एट कैथोड, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी। जब कैथोड का पूछता है तो एनोड गुस्सा करता है कि हमें क्यों नहीं पूछोगे, तो उसको भी हम लोग पूछ लेते हैं, विच गैस रिलीज एट एनोड। अब जरा देखो, जब सेल रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन भी ऊपर नीचे होंगे, तो वो भी तुम पूछ सकते हो। अब किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है वो मैं ऊपर लिख देता हूं, किसके लिए क्वेश्चन बना रहा है। देखो इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। मैंने पूछा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। कॉपर आयन का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलिसिस के बाद इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलिसिस के बाद इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज। अच्छा, फिर पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, इंक्रीज डिक्रीज सेम, है ना। इस तरह के 7-8 टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्रिंटेड में कोई एक टाइप निकल के आता, या तो ये पूछ रहे होते या ये, तो इसलिए पहले 8 क्वेश्चन आपको एक साथ करा दूं, फिर प्रिंटेड में कोई एक आ रहा होगा, इन 7 में से कोई एक चीज वो पूछेगा, ठीक है। तो पहले ये करते हैं। अब हमारे पास सोल्यूशन है इक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट, तो भाई एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा एनायन का। एनायन कौन कौन है, सल्फेट आयन है और OH आयन है, यही है ना। अच्छा अब किसका कराएं, किसका कराया जाए ऑक्सीडेशन, OH का, क्यों हैलोजन है तो हैलोजन का कराएंगे, नहीं तो OH आयन। हैलोजन है नहीं है तो OH आयन का करा दें ऑक्सीडेशन, OH आयन का ऑक्सीडेशन। अरे भाई पीछे इधर भी देख लो यार, मोबाइल तो तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा, वो कौन छीन लेगा तुमसे, है। मगर हम कहाँ रहेंगे यार तुम्हारे पास, ये सब कहाँ रहेंगे। तो हम सब लोगों को देखो तुम यार, और इतने लोग हैं, तुम अगल बगल ही देख के काम चला रहे हो। खाना तो खाना, खाना भी अकेले ही खा रहे हो, इतने लोग हैं। क्या लाए हो खाने में, अच्छा चिकन नहीं खाता यार मैं। एनोड रिएक्शन देखो किसका होगा ऑक्सीडेशन, जो एनायन है, एनायन कौन है OH आयन, तो OH आयन का ऑक्सीडेशन कर दिया। तो यदि एनोड रिएक्शन पूछी तो ये लिखी जाएगी। अब कैथोड रिएक्शन पूछ रहा है तो कैटायन का रिडक्शन होता है। कैटायन हमारे पास कौन कौन है, कॉपर आयन और H आयन। कॉपर आयन का कराएं कि H आयन का कराएं, कॉपर आयन, क्यों ECS सीरीज में नीचे हाई कैप्सूल सिल्वर का हमको लेने। सब लोग ताली तो बता दो कम से कम। देखो अब आया, इसका स्वागत तो करो।
तुम रास्ता भूल गए हो क्या? बस 5 मिनट और रुक जाते तुम्हें नई क्लास मिलती। फर्जी में पुरानी क्लास में बैठ गए। कुछ मंगवाए तुम्हारे लिए? नहीं, अरे ले लो यार। वो सीरियस हो गया, कह रहे नहीं नहीं सर न मंगवाओ। इधर आओ। अच्छा देखो, अब मजाक न करो नहीं तो टाइम हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ा लेने दो, है ना। देखो मजाक करने का हक मैं पहले ही खो चुका हूं, सबसे लास्ट में भेजा गया है मुझे। तो देखिए, कैथोड रिएक्शन, तो कैथोड में क्या होगा, किसका रिडक्शन कराओगे? कैटायन का। कैटायन हमारे पास दो थे, एचायन और, हाँ वो उस बच्चे को देखता रहा ना तो भूल गया इधर, इतना सा दिमाग है उसमें, उसको देख लिया तो इधर निपट गया। देखो तो दो कैटायन है, एचायन और कॉपर आयन, जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा, हाई कैप्सूल, कॉपर नीचे है, कॉपर का रिडक्शन करा दिया। ठीक है, अब उसने पूछ लिया सेल रिएक्शन बताओ, तो दो रिएक्शन लिखोगे फिर इनको जोड़ दोगे, तो इनको जोड़ देते हैं। अब देखो यहां 4 है यहां 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। ये देखो, क्लियर है, सही है। अच्छा, विच गैस रिलीज एट कैथोड, कैथोड में कोई गैस आई है? नहीं, तो नो गैस, कोई गैस रिलीज नहीं होगी। विच गैस रिलीज एट एनोड, एनोड में ऑक्सीजन। कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन और सल्फेट आयन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, कॉपर आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर आयन के नंबर कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन मेटल में कन्वर्ट हो गया, तो जब मेटल में कन्वर्ट हो गया तो आयन के नंबर कम हो जाएंगे, आयन के नंबर कम हो गए तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। अब बात आई सल्फेट आयन की, अब सल्फेट आयन क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? ना तो ऑक्सीडेशन में कर रहा है ना रिडक्शन में, तो जितने थे उतने ही रहेंगे। भाई नंबर बढ़ेंगे घटेंगे तब जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, तो सल्फेट आयन के नंबर क्या बढ़ेंगे क्या घटेंगे? नहीं, तो सेम रहेंगे, रिमेन सेम। सही है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, अब देखो जब सॉल्यूशन था OH आयन कंज्यूम हो रहा है, तो OH आयन कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है, और सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा तो पीएच कम होता जाएगा, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम पीएच होगा, क्योंकि पीएच इक्वल टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। समझ रहे हो ना, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम पीएच होगा, क्योंकि फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, इसका मतलब एच आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो OH आयन कंज्यूम होते जाएंगे तो सोल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, और सोल्यूशन एसिडिक होता जाएगा तो पीएच कम होता चला जाएगा, तो पीएच का ऑर्डर ये आया। अब इसी मैंने देखो कितने क्वेश्चन करा दिए, 7। अब बच्चे ने कहा नहीं सर, जब तक प्रिंटेड फॉर्म में नहीं देते हो ना तो मजा नहीं आता है, तो ये लो अच्छे से सही बताओ, कोई गलत नहीं बताएगा, सब लोग सही बताओ, एक बार और देख लो। हाँ बताइए सब लोग, चेक करते हैं कैसे। ठीक है, बच्चों ने कहा ये मेरा आंसर नहीं है, बच्चों का है। सोडियम सल्फेट, कटायन का क्या होगा, रिडक्शन। कटायन कौन है, सोडियम आयन एच आयन, नीचे कौन है, एच आयन,
तो HN का रिडक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस। तो ये तो रिलीज हुई कैथोड पे, कैथोड पहले पूछ रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब एनायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, सल्फेट आयन और OH आयन। तो OH आयन का कराओगे तो OH आयन ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन गैस। एनोड पे ये हो रहा होगा, तो एनोड पे यहां SO2 है इसलिए ये गलत हो गया, ये CO2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मगर आप तो जानते ही हो बच्चों को, नहीं जिद करने से ज्यादा वो परेशान भी करते हैं कि सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? किसी ने कहा सर कितनी गैस रिलीज होगी, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, वो तो आप बता ही नहीं रहे हो, आप चालाकी से निकले जा रहे हो। है आपने इतने बताए मगर अमाउंट वाली बात नहीं की कि कितना कॉपर डिपॉजिट कराओगे, कितनी गैस रिलीज कराओगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे फैराडेज लॉ से, फर्स्ट एंड सेकंड। उन्होंने बताया कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कितनी गैस रिलीज होगी। तो अब हम लोग बचे हुए दो क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए फराडे भाई साहब को पढ़ेंगे। देखो हेडिंग होगी यार कहीं, ये देखो बहुत सिंपल सी बात बताई है इन्होंने। देखो इनसे पूछा गया ये बताओ यार कितना मास डिपॉजिट होगा, कितनी गैस रिलीज होगी, कैसे निकालोगे। तो इन्होंने कहा ठीक है यार अभी बता देते हैं। इनका कहना था यार जितनी ज्यादा आप चार्ज सप्लाई करोगे, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, उतनी ज्यादा गैस रिलीज होगी। सिंपल सा लॉजिक दिया क्या, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई कर रहे हो उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। तो इनका कहना है फर्स्ट लॉ में कि जो मास डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट मास या गैस रिलीज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, पास थ्रू सेल। सेल में जितना चार्ज सप्लाई करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास डिपॉजिट होगा। जितना ज्यादा आप चार्ज सप्लाई कर दोगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा, उतनी ज्यादा गैस रिलीज हो जाएगी। तो लोगों ने कहा ठीक है यार। तो ये हुआ W प्रोपोर्शनल Q। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा Z। इस Z को बोला जाता है इलेक्ट्रो केमिकल कांस्टेंट। ये देखो अब जरा गौर समझो, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। तो उन्होंने कहा कि यार क्या कोई रिलेशन है इनके बीच में। तो इन्होंने कहा हाँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पर एक रिलेशन निकल के आया है। वो रिलेशन क्या है जरा गौर सुनना। यदि आप 1 फराडे चार्ज सप्लाई करते हो, यदि आप 1 फराडे चार्ज सप्लाई करते हो तो हमेशा, तो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। यदि आप 1 फराडे चार्ज सप्लाई करोगे तो हमेशा कितना डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यदि आप 1 फराडे चार्ज सप्लाई करते हो, फराडे यूनिट में 1, कूलाम यूनिट में 96500, नंबर में चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही होता है। तो आप चाहे 1 फराडे बोलो, चाहे 96500 कूलाम बोलो, या चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलो, कितना मास डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। एक ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। अब गौर सुनना, डरना नहीं, अब समझा दूंगा तो नहीं डरोगे। 1 मोल में मास कितना,
एक मोल में कितना मास होता है? मॉलिक्यूलर मास। एक ग्राम इक्विवेलेंट में कितना मास होता है? ये एक ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है ना। अच्छा कोई बात नहीं, डर गए ना, हम कह रहे थे डर जाओगे, फैल जाओगे, नहीं समझ पाओगे। यही तो दिक्कत है। इसकी वैल्यू 1 डालो, एक में कितना मास होता है भाई? एक मोल में कितना मास होता है? मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकाला? मोल की जगह 1 डाला, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास की वैल्यू क्या आई? मॉलिक्यूलर मास आई। इसमें क्या आई मास की वैल्यू? इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। एक मोल में मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। एक ग्राम इक्विवेलेंट में मास कितना होता है? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट नंबर है, मैंने बताया था इट इज ए नंबर, ये एक नंबर है जैसे एक मोल नंबर है। तो एक ग्राम इक्विवेलेंट में कितना मास होगा? इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। तो आप ये बोलो या ये बोलो, कितना मास डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, मास डिपॉजिट होगा। तो यदि एक फराडे चार्ज सप्लाई करोगे, 96500 ग्राम चार्ज सप्लाई करोगे, या एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज सप्लाई करोगे, तो कितना मास डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक नंबर है, उसके पीछे मास थोड़ी लिखते हो, मोल के पीछे कब मास लिखते हो? मास के फॉर्म में इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, नंबर के फॉर्म में 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? अच्छा अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा भूल जाओ, अब समझ में आ जाएगा। एक फराडे चार्ज सप्लाई करोगे तो हमेशा कितना मास डिपॉजिट होगा? इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। ठीक है, इस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहां से कंफ्यूजन आ रहा होगा, क्योंकि आप मोल पढ़ना तो पसंद करते हो, मगर जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट आता है तो बार बार वैल्यू आती नहीं है, 15-20 दिन महीने में एक बार आती है, एक बार आती है तो तुम्हें याद नहीं रहती है ना। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना मास होता है? ये तो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, बात तो एक ही है, यूनिट का डिफरेंस है। हाँ, ये कैसे आया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये फार्मूला ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने दिए? तो 1 डाल दिया, मास कितना आ गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कितना मास होता है? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिख दो या उसकी वैल्यू मास के फॉर्म में लिख दो, है ना, ये मैंने किया है। अच्छा, बच्चों ने कहा ठीक है सर, आपकी बात मान ली। अब देखना, हम जेड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। यदि मैं चार्ज 96500 कूलम डाल दूंगा, इतना चार्ज सप्लाई कर दूंगा, तो मास कितना डिपॉजिट हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो तुमने चार्ज डाल दिया इतना, तो जब तुम इतना चार्ज सप्लाई कर दोगे तो कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर। हजम है ना? टेंशन तो नहीं है। हमने इतना चार्ज सप्लाई किया तो कितना मास डिपॉजिट होगा? इतना। ये डिपॉजिट मास है, ये सप्लाइड चार्ज है। आप ही तो लिख के दे रहे हो कि इतना चार्ज सप्लाई करोगे तो उतना मास डिपॉजिट होगा, तो हमने चार्ज की जगह इतना रख दिया, तो मास की जगह ऑटोमेटिक इतना रखना पड़ेगा। सही है? चलो, अब जेड की वैल्यू निकल आई। ये देखो, जेड का वैल्यू निकल आया ये। क्लियर है? इस जेड की वैल्यू को उठा के फिर यहां रख दो, तो जब जेड की वैल्यू फिर से यहां रख दोगे तो ये आ गया, देखो W इक्वल टू जेड इंटू क्यू। जेड की वैल्यू रख दी, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, और क्यू की वैल्यू रख दी। ये आपका वो फार्मूला आया जो आपकी बुक में दिया है, ये फार्मूला प्रूफ कर रहा था मैं।
कि डिपॉजिट मास इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 इंटू आई इंटू की क्यू इक्वल टू आई टी, तो आप जानते ही हो, इसको मुझे पढ़ाने की तो कोई जरूरत है नहीं, ये तो तुम्हें आता ही है। तो अब जरा देखो, मगर ये फार्मूला मुझे पसंद नहीं आता है, क्यों? क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट वेट आ गया है, तो ये फार्मूला मैं कभी यूज नहीं करूंगा। मगर मैं डायरेक्ट वो फार्मूला लिख देता तो आप लोग फिर गुस्सा करते कि सर यार आपने फार्मूला ही नहीं पढ़ाया, जो मुझे सबसे पसंद था। तो इसलिए आपकी पसंद वाला फार्मूला लिख दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं इसको इसके नीचे ले जाता हूं। तो ये ऐसे आ गया, आईटी को क्यों लिख दिया है। अच्छा, कूलाम यूनिट में, ये फराडे यूनिट में, एक फराडे, तो यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। यदि ये कूलाम में है तो ये कूलाम में डालोगे, ये फराडे में है तो ये फराडे में डालोगे। अब ये क्या आया, इसको जरा पढ़ के सुना। ये आया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट इक्वल टू, सही है। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट हो या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो, इनसे अपने को तो टेंशन है, तो मैंने इनको चेंज कर दिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक फार्मूला आपको और पढ़ाया था, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल। देखो यार, हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, अपने भाई लोग आ गए हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं, हम इनको जानते हैं, तो इनको निकालना अपने लिए आसान है। ओ, ये देखो, हम ये यूज करेंगे, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। इस फार्मूले को अप्लाई कराना ज्यादा टफ होता है, इसको अप्लाई कराना बहुत इजी होता है। क्यों? मोल अपने को हर तरह से निकालना आता है। तो बच्चों ने कहा सर वो देखो एन फैक्टर भी तो लगा है, वो तो परेशान करेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला एन फैक्टर परेशान नहीं करता, क्योंकि किसको डिपॉजिट कराओगे, आयन को डिपॉजिट कराओगे, और किसी भी कैटायन के ऊपर का चार्ज एन फैक्टर होता है। तो यार कैटायन का एन फैक्टर तो तुम देखते ही निकाल दोगे। तो मैं इस बात को लिख भी देता हूं, नहीं तो फिर आगे चल के आप लोग परेशान हो गए। एन फैक्टर ऑफ कैटायन, फिर से पढ़ा रहा हूं, एन फैक्टर ऑफ कैटायन कितना होता है, चार्ज ऑफ कैटायन। तो यार चार्ज तो तुम देख ही लोगे 2 मिनट में कि भाई जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, 2, तो एन फैक्टर 2। एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, 3, तो एन फैक्टर 3। टोटल चार्ज नहीं चाहिए, चार्ज ऑफ कैटायन लिखा है। अब मान लो गैस रिलीज होगी, भाई वॉल्यूम तो भी पूछेगा, तो जरा देखो एन फैक्टर ऑफ गैस कैसे निकालोगे। तो हमने कहा यार देखो सब कुछ तो पढ़ा रखा है, मगर फिर भी तुम्हें टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि तुम भूलते भी तो हो, है। अब जरा देखो किसी गैस का एन फैक्टर, तो मैंने एन फैक्टर निकालने की डिफिनीशन क्या बताई थी, मैंने एन फैक्टर की डिफिनीशन बताई थी, एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वो उसका एन फैक्टर होते हैं, या फिर एक मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में जितना ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंस आता है वो उसका एन फैक्टर होता है। अब जरा देखो 3 तरह की गैस निकलेंगी, हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन। बस उसका रीजन है, जो हमारा कैथोड है वहां तो मेटल डिपॉजिट हो रहा है, वहां पे सिर्फ गैस निकल सकती है हाइड्रोजन, क्योंकि एच डिपॉजिट होगा तो हाइड्रोजन गैस। यहां पे तुमने खुद पढ़ा दिया है कि हेलोजन है तो हेलोजन का करो, नहीं तो OH का करो, तो बच्चा कुचा OH ही निकलेगा। अब इनके एन फैक्टर तो पीछे लिख चुके हैं, बस मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं डायरेक्ट लिख कैसे रहा हूं, नहीं तो अभी रोने धोने लगोगे कि सर आपने अकेले छाप दिया, ये तो गलत बात है। अब जरा यहां पढ़ो,
मैंने डेफिनेशन क्या बताई है? एक मोल के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, जरा यहां देखो कितना लिखा है, एक। एक मोल, आप गैस का इनफैक्टर निकाल रहे हो ना, एक मोल ऑक्सीजन गैस के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? तो ऑक्सीजन गैस का इनफैक्टर 4। अब हाइड्रोजन वाली रिएक्शन कहां लिखी है? कहीं तो लिखी होगी, ये। एक मोल हाइड्रोजन गैस के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? तो एन फैक्टर। अब क्लोरीन वाली ढूंढ लो, जी। एक मोल क्लोरीन के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? 2। तो एन फैक्टर 2। इसका मतलब अब हमें कोई रोक नहीं सकता है, हम लोग सीधा छापेंगे, हाइड्रोजन का एन फैक्टर 2, क्लोरीन का एन फैक्टर 2 और ऑक्सीजन का एन फैक्टर 4। जब भी कहीं आएगा बस ये छाप देंगे। तो फिर से देखो, कैटायन का एन फैक्टर उसके ऊपर का चार्ज, गैस का एन फैक्टर, हाइड्रोजन है तो 2, हेलोजन है तो 2, ऑक्सीजन है तो 4। निकाला कैसे ये बता दिया है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो अब देखो, हमसे जब भी पूछा जाएगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। अब मैंने पढ़ाया बहुत है, मगर आपको क्या याद रखना है? सिर्फ ये फार्मूला। ये सब तो प्रूफमेंट था, फर्जी चीजें यहां तक पहुंचने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता ना तो थोड़ा सा टेंशन होती। एक ये, मान लो जेड की वैल्यू कहीं पूछ ली जाए, और एक ये, और ये स्टेटमेंट याद रखना, मान लो कहीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, और तो बस बातें करने के लिए बातें हुई हैं। अब तुमने कहा है कि सर ये गलत बात है ना, आपने थ्योरी पढ़ा दी और क्वेश्चन एक भी नहीं कराया, गलत बात है, बुरा मानने लगेंगे। अभी वो कहेगा सर आपने क्वेश्चन एक कम कराया है, एक और करा दो। तो आज उसको हम लोग खुश करके जाएंगे, एक और क्वेश्चन करा देंगे। चलो भाई, आंसर बताओ जरा, मैं एक बार दूरबीन लगाऊं। हाँ भाई, वापस आ जाओ सब लोग। देखो, अच्छा, इतनी देर से जो पढ़ा रहे हैं वो समझ समझ तो पा रहे हो ना सब? जनता पीछे वाली, इस इधर से सब सही चल रहा है, उधर सबसे पीछे तुम लोगों का मस्त है, सही है? आ जाओ, जब सबका मस्त चल रहा है तो करते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड यूजिंग 0.1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मैनी मोल ऑफ निकल विल बी डिपोजिटेड एट कैथोड? कितने मोल निकल डिपोजिट हो रहा है? तो यार अपने को क्या आता है? अपने को ये आता है, अपना फार्मूला ये है। अब कौन डिपोजिट हो रहा है? निकल। निकल का एन फैक्टर 2। अरे भाई, निकल के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2, ठीक है ना? मोल पूछ रहा है कितना चार्ज है? 0.1 फराडे। 1 फराडे, कट्टम काट खेल लो। सही है, टिक कर दे। बात समझ पाए कैसे किया भाई? निकल डिपॉजिट हो रहा था तो निकल का एन फैक्टर, निकल का एन फैक्टर क्या है? उसके ऊपर का चार्ज 2। मोल पूछ रहे हो, अच्छा यूनिट फराडे थी तो फराडे वाला फार्मूला लगा दिया। तुमने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, एक क्वेश्चन कोई मानता है क्या? दो दो कम से कम, है कि नहीं? हाँ, करो, 3 दे देंगे। पहले इसको तो छापो। 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास ऑफ कॉपर डिपोजिट एट कैथोड। तो भाई तुम क्या पूछ रहे हो? मास, हमारा तो एक ही फार्मूला है। देखो डायरेक्ट लिख दूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? डायरेक्ट लिखूं फार्मूला? देखो एन फैक्टर 2, कॉपर सल्फेट में कॉपर का एन फैक्टर कितना है? 2। अब मोल को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं क्योंकि मास पूछ रहे हो ना, तो मास अपॉन एटॉमिक मास, मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ पा रहे हो ना? तो बस ठीक है। अब चार्ज कितना है? क्यू, कट्टम काट,
सही है। अब जरा देखो इसको, अब इस क्वेश्चन को करो। द डिजायर अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर ऑब्टेनिंग 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम, आपको क्यों पूछ रहा है, कितना डिपॉजिट हुआ है दिया है, तो देखो N इंटू मोल इंटू क्यू अपॉन 96500। किसी ने पूछा इस बार फार्मूले में 96500 क्यों लिखा है, क्योंकि यूनिट क्या है, कूलाम चल रही है ना। मोल एन फैक्टर 3, एल्युमिनियम के ऊपर 3 चार्ज है, मोल 1, क्यू पूछ रहे हो तो क्यू की वैल्यू क्या आई, अच्छा बाकी तीनों सेम है। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा वही लिख लेंगे, है ना, चेंज कर दिया। बस एक और कर लो नहीं तो भूल जाओगे। नहीं करोगे, अच्छा वो टाइम घड़ी किधर, मोबाइल किधर है, कितने बजे क्लास छूटती है, 12, पहले तो 3 बजे छूटती थी। 3 बजे नहीं छूटती थी, अच्छा अच्छा, तो देखो कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज नहीं होगा, अभी सेकंड लॉ पढ़ाना बाकी है। फराडे वाले क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि वो फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है या सेकंड लॉ का क्वेश्चन है, तो आप फराडे के अभी कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है। कल ये पढ़ाऊंगा और बचा हुआ पढ़ाऊंगा वो बैटरी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा पढ़ा दूंगा, बैटरी, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। हाँ देखो वो मेरा रिश्तेदार है, नहीं बना देगा तो फिर हम ही को गालियां सुनाओगे कि सर ने बैटरी नहीं पढ़ाई थी, देखो 5 साल बाद एक बार क्वेश्चन बना दिया। हाँ हाँ और क्या, सब कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, फ्यूल सेल, कोरोजन सब पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस में वो सब पढ़ाया जाएगा, छोड़ने का काम अपना ही नहीं। हाँ